तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से राजनारायण जी के वकील शांति भूषण द्वारा 6 घंटे की गई जिरह के बाद 12 जून को इस ऐतिहासिक मुकदमे का फैसला जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून को सुनाया, जिसमें श्रीमती गांधी द्वारा सरकारी मशीनरी के अवैध दुरुपयोग के 7 बिंदुओं पर 5 बिंदुओं को खारिज करते हुए 2 बिंदुओं पर उनके लोकसभा निर्वाचन को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि यशपाल कपूर सरकारी सेवा में रहते हुए इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव के एजेंट थे। श्री जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में उनकी संसद की सदस्यता को निरस्त करते हुए उन्हें 20 दिनों के लिए राहत दी कि वह 20 दिनों में इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अपने विरुद्ध आए फैसले को श्रीमती गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उस चुनौती के बाद 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने श्रीमती गांधी की सदस्यता को निरस्त रखते हुए उनको मात्र इतनी राहत दी कि वह 6 माह तक इस देश की प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, लेकिन उनको संसद में किसी तरीके के मत देने का, मत विभाजन में शामिल होने का अधिकार नहीं रहेगा। सिद्धार्थ शंकर रे के दिल्ली पहुंचने के बाद वह सीधे श्रीमती इंदिरा गांधी से मिले और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर उनके साथ विचार विमर्श करना शुरू किया और इसी मध्य में उन्होंने अपने बेटे संजय गांधी को भी बुलवा लिया। चर्चा करते करते सिद्धार्थ शंकर रे ने सीधे एक लाइन में कहा कि इस देश के अंदर आपातकाल लागू करके अपनी सत्ता को बचाया जा सकता है और संजय गांधी ने भी उस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की। इसी मध्य में श्रीमती गांधी ने अपने PA, अपने निजी सहायक PN हक्सर को भी वहां पर बुलवा लिया और PN हक्सर के साथ भी उन्होंने कुछ पल विचार विमर्श किया। इसके बाद श्रीमती गांधी अपने दूसरे साथियों के साथ विचार विमर्श करती रहीं और सुबह होते होते उन्होंने सीधे राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद से मुलाकात करने का निर्णय ले लिया। उनके साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे भी थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद से उनकी उस समय क्या बात हुई ये एक इतिहास का विषय है, लेकिन इसके साथ ही 24 तारीख को ही संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नेताओं ने 25 जून को दिल्ली में एक विशाल रैली करने का निर्णय लिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उसको संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। इधर बड़ी तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहे थे, चल रहा था। तेज़ी के साथ इंदिरा जी सक्रिय थी और इधर संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जो नेता थे, विपक्षी दलों को जो नेता थे, वह भी आपस में विचार विमर्श करके बहुत तेज़ गति से निर्णय लगातार लेते जा रहे थे। 25 जून को जयप्रकाश जी की रैली के बाद लाखों का मजमा उतरा। वहाँ पर जयप्रकाश जी ने सीधे कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पद से इस्तीफा दें। जयप्रकाश जी ने इसी में रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता को उद्धृत करते हुए कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। शाम 25 जून को शाम होते होते घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदला जाने लगा। इसी मध्य में पूर्व प्रधानमंत्री जो उस समय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि या तो लोकनायक अब जेल चले जाएंगे या उनकी हत्या कर दी जाएगी। ये चंद्रशेखर जी के उद्गार थे। वो लोक बंधु राजनारायण जी से बहुत चिढ़ी हुई थी। इंदिरा जी ने PN हक्सर से कहा, जो उनके निजी सहायक थे, कि मैंने जीवन में कभी हार नहीं स्वीकार की है, मैं कभी हारी नहीं हूँ, लेकिन इस राजनारायण ने मुझको अदालत में चुनौती दी और इसने हमको अदालत में कानूनी दांव पेच में उलझाकर इसने हमको शिकस्त देने का काम किया है। मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं। इस बात का उल्लेख PN हक्सर ने अपनी जीवनी में भी किया है। लेकिन ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा था, इस घटनाक्रम के बाद चंद्रशेखर जी सबसे तेज़ गति से अपने सूत्रों के माध्यम से इंदिरा जी की गतिविधियों की जानकारी ले रहे थे। सांझ ढली 8-9 के बीच में, रात्रि के 8 और 9 के बीच में इंदिरा जी ने करीब एक निर्णय ले लिया। उस निर्णय के संबंध में इंदिरा जी की कैबिनेट के किसी भी सहयोगी को कोई जानकारी नहीं थी और इंदिरा जी लगातार सिद्धार्थ शंकर रे और अपने बेटे संजय गांधी के साथ लगातार वार्ता करते हुए निर्णय लेती चली जा रही थी।
रात में 9 बजे के लगभग सबसे पहली गिरफ्तारी बगैर किसी अपराध के, बगैर किसी कारण के सबसे पहले खाँटी समाजवादी जिनसे इंदिरा गांधी अदालत में हार गई थी, श्री राजनारायण जी की करती हैं। उसके बाद सने सने ये समय बीत जाता है। 10:15 बजे रात के करीब इंदिरा जी का पत्र राष्ट्रपति भवन जाता है। वहाँ पर फखरुद्दीन अली अहमद उस पत्र को स्वीकार करते हैं और वह प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी से वार्ता करते हैं। लेकिन इसी मध्य में उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री श्री ब्रह्मानंद रेड्डी को इंदिरा जी ने अपने निवास पर बुलाया और ब्रह्मानंद रेड्डी से एक तैयार पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए। वह पत्र पुनः राष्ट्रपति भवन भेजा गया। बाद में ज्ञात हुआ कि वह गृह मंत्री के अधिकृत लेटर हेड पे वह पत्र नहीं था, वह एक सादे कागज पर था। गृह मंत्री के रूप में ब्रह्मानंद रेड्डी ने व्यवस्था में मजबूरी वश उस पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद लगभग 11:30 और 12 बजे रात्रि के मध्य देश के अंदर आपातकाल की घोषणा 25 जून को श्रीमती इंदिरा गांधी कर देने का काम करती हैं। और आकाशवाणी से उनका एक छोटा सा संक्षिप्त संदेश आता है कि इस देश में आंतरिक स्थितियां बहुत ख़राब हैं। विपक्षी दलों ने इस देश में महिलाओं के और गरीबों के विकास को बाधित करने के लिए यहाँ पर आंदोलनों की झड़ी लगा दी है। इसलिए इस देश में आपातकाल घोषित करना आवश्यक हो गया है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही श्रीमती गांधी ने प्रेस सेंसरशिप भी लागू कर दी और इन सब कार्रवाइयों के बाद दिल्ली के अंदर और देश के अंदर पूरी तरीके से विपक्षी नेताओं के दमन का चक्र प्रारंभ हो गया। राजनारायण जी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। आपातकाल की घोषणा के साथ इस देश के अंदर श्रीमती गांधी ने प्रेस सेंसरशिप भी लागू कर दी। कोई भी पत्रकार, कोई भी समाचार पत्र सरकार के विरोध में एक शब्द नहीं लिख सकता था। इसकी पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई। आपातकाल की घोषणा होते ही देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं, जिनमें मोरारजी भाई देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सिकंदर बख्त, चौधरी चरण सिंह, मधु लिमय और संपूर्ण क्रांति आंदोलन की कोख से जन्मे शरद यादव सरीखे बड़े नेताओं की दिल्ली में गिरफ्तारी के साथ साथ मध्य रात्र होते होते लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो उस समय गांधी शांति प्रतिष्ठान में रुके थे, उसको पुलिस की घेराबंदी में पहले लिया गया और उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण को वहां से गिरफ्तार करके पार्लियामेंट थाने लाया गया। इस गिरफ्तारी की, लोकनायक की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर, जो श्रीमती गांधी को लगातार चुनौती दे रहे थे, उनको जब यह सूचना मिली तो वह बहुत उद्वेलित हुए और बहुत गुस्से में थे। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह सीधे अपने घर से निकलकर पार्लियामेंट थाने पहुंच गए और वहां पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण से वार्ता की। हम भी वहाँ पर उस समय अपने पिता के साथ 9 जून को दिल्ली पहुँचे थे। हम अपने पिता के साथ अकेले थे वहाँ पर। हमारे वालिद मोहतरम को जब ये खबर मिली तो उनके साथ हम लोग वो हमको अपने साथ लेकर पार्लियामेंट थाने आए। थाने आते हैं, वहाँ चंद्रशेखर जी की बाहर पुलिस अधिकारियों से झड़प हो रही थी। चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं कहीं जाऊँगा नहीं, कहीं भागूंगा नहीं, अगर आप मेरी गिरफ्तारी करना चाहते हैं तो गिरफ्तारी कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है कि मुझको घर तक आप अपनी कस्टडी में ले चलिए, जो ज़रूरी सामान है वह मैं लेकर आता हूँ। इसी के साथ वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने आपस में मंत्रणा करके वह चंद्रशेखर जी के सरकारी आवास पर गए। चंद्रशेखर जी वहाँ से अपना ज़रूरी सामान लेकर उनको पुलिस अपने ट्रक में बैठालकर पार्लियामेंट थाने लाई और 5 मिनट के अंदर उनको पुरानी दिल्ली के सिविल लाइन थाने की तरफ रवाना कर दिया गया। चंद्रशेखर जी की गिरफ्तारी मेरी आंखों के सामने हुई। 20 जून के बाद जो देश के अंदर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दमन का चक्र चला, संजय गांधी की बर्बरता इस देश ने जिस तरीके से देखी, वह इतिहास का एक काला अध्याय है कि उसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते। संजय गांधी की बर्बरता बढ़ती जा रही थी। इंदिरा जी आयरन लेडी से तानाशाह हो चुकी थी। उनको यह महसूस हो रहा था कि अब हमने सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। देश का संविधान कुचला जा चुका था, संसदीय व्यवस्था तार तार हो गई थी, देश का लोकतंत्र पूरी तरीके से वह अपाहिज बना चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी विपक्षी दलों के कार्यकर्ता जो जेलों में थे, जो बाहर भूमिगत थे, उनके हौसले डिगे नहीं। और यहाँ तक नहीं डिगे कि जो कार्यकर्ता भूमिगत थे वो जॉर्ज फर्नांडीज के प्रकाशित होने वाले अखबार प्रतिपक्ष को हाथ से लिखकर बांटने का काम
घर घर करने लगे। आम कार्यकर्ता जनता बुलेटिन के नाम से कारागार में बंद अपने बड़े नेताओं के संदेश, और कौन नेता किन जेलों में है, किन परिस्थितियों में है, देश क्या चाहता है, इंदिरा गांधी क्या क्या कर रही हैं, उसकी सूचना जनता बुलेटिन में लिखकर वो रात के अंधेरे में घरों में डाल दिया जाता था। आम जनता आपातकाल के उस उत्पीड़न और बर्बरता को प्रतिपक्ष और जनता बुलेटिन के माध्यम से रोज़ पढ़ने का काम कर रही थी, जानने का काम कर रही थी। इधर संजय गांधी की टोली पूरी तरीके से बर्बरता पर आमादा था, पूरी तरीके से इस तरीके से बर्बरता पर आमादा हो चुकी थी कि उसके लिए एक उदाहरण काफ़ी है। संजय गांधी अपनी महिला मित्र रुखसाना सुल्ताना के कहने पर दिल्ली के ऐतिहासिक तुर्कमान गेट को धराशायी कराने के लिए कहती हैं और संजय गांधी तुर्कमान गेट को ध्वस्त करने का आदेश कर देते हैं। वहां पर जब सरकारी मशीनें उसको तुर्कमान गेट को गिराने के लिए पहुंचती हैं तो वहां पर दसियों हजार लोग तुर्कमान गेट को घेर लेने का काम करते हैं। पुलिस आप पहुंचती है, पुलिस वहां पर लाठियां चलाती है, आंसू गैस के गोले फेंकती है, गोलियां चलती हैं, तमाम निरीह बेगुनाह लोगों की वहां पर शहादत होती है। और उसके बाद तुर्कमान गेट आज भी गवाही दे रहा है कि संजय गांधी के आदेश पर, रुखसाना सुल्ताना के कहने पर दिल्ली की सरकार ने किस तरीके से वहां पर गोलियां चलाई थीं। उन गोलियों के निशान तुर्कमान गेट आज भी अपने सीने पर उनके निशान को लिए हुए शान के साथ खड़ा है। इस देश के अंदर संजय के कहने पर पुरुष नसबंदी का एक बड़ा अभियान चला और उस अभियान में इतना उत्पीड़न हुआ, लोगों की जबरन नसबंदियां की गई, सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरीके से टारगेट दिया गया। आपातकाल की उस बर्बरता के दौर में जेलों में बंद नेताओं के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा था, उसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार इंदिरा जी ने किया कि उनका स्वास्थ्य खराब था, वह अस्वस्थ थे लगातार। उसके बाद इंदिरा जी ने उसी की आड़ में अब डॉक्टरों के ऊपर दबाव बनाकर उनको गलत इंजेक्शन दिलवाए, जिससे उनके दोनों गुर्दे खराब हो गए। इंदिरा जी अंदर से घबरा भी रही थी कि आखिर क्या होगा। जयप्रकाश जी की हालत जेल में लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके कारण इंदिरा जी ने उनकी रिहाई का फैसला लिया और उनको रिहा करने के बाद उनको सीधे अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उनका इलाज प्रारंभ हुआ। इसी बीच में इंदिरा जी विपक्षी दलों में सेंध लगाने के लिए तोड़फोड़ के अभियान पर उतर आईं। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी से बात करने के लिए भारतीय लोकदल के उस समय के नेता सतपाल मलिक को मोहरा बनाया। सतपाल मलिक उस समय के गृह राज्य मंत्री ओम मेहता के बहुत निकट थे। सतपाल मलिक चौधरी चरण सिंह से जेल जाकर मिलते हैं और उन्हें इंदिरा का संदेश देते हैं। चौधरी चरण सिंह परिस्थितियों को भांपते हैं, सतपाल मलिक से वो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन सतपाल मलिक की इस हरकत से वह बेहद नाराज़ होते हैं। कुछ ही दिनों के बाद चौधरी चरण सिंह की 1976 में रिहाई होती है और चौधरी चरण सिंह रिहा होकर लखनऊ आते हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा होता है। चौधरी चरण सिंह जी ने इंदिरा गांधी की उस तानाशाही और आपातकाल के विरुद्ध 4 घंटे लंबा भाषण उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिया। उसके बाद इंदिरा जी और सन्नाटे में चली गई कि हमने क्या किया था और चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कर दिया। चौधरी चरण सिंह सिद्धांतों के बहुत पक्के थे। वह अपनी राजनीति सिद्धांत के आधार पर करते थे। वह किसी की दया और कृपा पर जीवित नहीं थे। उनका अपना रास्ता था, लेकिन वह रिहा किए गए तो उनकी मजबूरी थी जेल से बाहर आना। और जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने विपक्षी दलों की एकता के लिए लगातार प्रयास वहीं से प्रारंभ कर दिया। लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिया गया उनका ऐतिहासिक भाषण आज भी इतिहास का वो शानदार स्वर्णिम दस्तावेज है जो आपातकाल के काले कालखंड में उन्होंने दिया था। इसी के साथ साथ पूरे देश में जिस तरीके का वातावरण निर्मित हो गया था, उसमें इंदिरा जी के सामने कोई रास्ता भी नहीं बच रहा था कि आखिर कब तक इस देश के अंदर आपातकाल को लागू रखते हुए वह सत्ता का संचालन करती रहेंगी। देश इंदिरा जी के विरुद्ध लगातार चुनौतियां बढ़ रही थी और इंदिरा जी उन चुनौतियों का सामना करने में अपने आप को असमर्थ अंदर से पा रही थी, लेकिन बाहर से वह क्रूर तानाशाह के रूप में अपने को लगातार प्रदर्शित कर रही थी कि लोगों के अंदर हमारा और हमारी सत्ता का खौफ बना रहे और जिससे सत्ता संचालित होती रहे। राजनारायण जी से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी
और अपनी ही पार्टी के चंद्रशेखर जी से इतना ज़्यादा नाराज़ थी कि किसी कीमत पर वह इन लोगों से बात करने को तैयार नहीं थी, इनके हाथों अपनी शिकस्त को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। 1974 से लेके 1977 की जनवरी तक का जो कालखंड है वह इस देश का सबसे कलंकित कालखंड है कि इस देश के अंदर स्वराज के बाद जिस स्वराज की कल्पना हमारे राजनेताओं ने की थी, इस देश के आम जनमानस ने की थी, उस स्वराज की भावना को इंदिरा गांधी ने जहां पूरी तरीके से कुचलने का काम किया था, वहीं ब्रिटिशों से मिली स्वराज को भी उन्होंने हड़प लेने का काम किया था। आम जनता के अधिकार तो पहले से ही असुरक्षित हो गए थे। देश के लोकतंत्र के 4 स्तंभों में ब्यूरोक्रेसी इंदिरा जी की गुलाम हो चुकी थी। स्वतंत्र पत्रकारिता जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसकी गर्दन पूरी तरीके से इंदिरा जी मरोड़ चुकी थी। और जो एक स्तंभ था न्यायपालिका, उसकी भी इंदिरा जी ने गर्दन मरोड़ने में कोई कोर और कसर बाकी नहीं रखी। सत्ता पूरी तरीके से एकीकृत हो चुकी थी, केंद्रीकृत हो चुकी थी और सत्ता का संचालन इंदिरा जी के नाम पर उनके बेटे संजय गांधी कर रहे थे। और धीरे धीरे वह समय आया कि जनवरी 1977 में इंदिरा जी ने आपातकाल को हटाने की और लोकसभा को भंग करके छठी लोकसभा के चुनाव कराने का निर्णय लिया।